हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैथ्स विद सुकीर्ति गौर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 से, जो कि है एक्सरसाइज 6.2 क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी बुक और चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। तो हमने 6.2 के क्वेश्चन 1 तक कवर अप कर लिया है। हमने 6.1 भी कंप्लीट करी, हमने उससे पहले उसका इंट्रो वीडियो भी कंप्लीट किया। और 6.2 को स्टार्ट करने से पहले मैंने क्या किया था कि मैंने बनाया था पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट और जैसे उसके एंगल्स, जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स, इसकी वीडियो। ठीक है, अगर किसी ने यहाँ पे जाके नहीं देखा है ये सब तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। इवन मैं इसकी प्लेलिस्ट जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। स्टार्ट करते हैं। इन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल है सी डी के, एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, सी डी पैरेलल है ई एफ के, एंड y रेशो z, ये किसका साइन है? रेशो का। y रेशो z दिया गया है 3:7 एंड हमें फाइंड आउट करना है x का वैल्यू। ठीक है, कैसे स्टार्ट करेंगे इसमें? सबसे पहले तो आप ये देखो कि अगर ए बी पैरेलल है सी डी के, है ना, ये कॉन्सेप्ट हमने पिछली वीडियो में किया है, और सी डी पैरेलल है ई एफ के, तो मैंने क्या बोला था, अगर कोई दो लाइंस किसी एक लाइन के ही पैरेलल हैं, है ना, ये दोनों की दोनों किसके पैरेलल है? सी डी के, तो ये दोनों एक दूसरे से भी पैरेलल हो जाएंगी। इट मीन्स ए बी विल बी पैरेलल टू ई एफ। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट हमने पिछली वीडियो में कवर अप करी है, समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे कि भाई ए बी जो है ई एफ के भी पैरेलल है। क्लियर? उसके अकॉर्डिंग ध्यान से देखना, जो ये एक्स है ना, और जो यहाँ पे ये जेड है, एक्स तो बन रहा है ए बी पे और z बन रहा है ई एफ पे। तो इसको ना ऐसे ड्रॉ करती हूँ मैं आपके लिए। देखो ये इस तरीके से है, बीच में कन्फ्यूजन ना हो इसलिए। ठीक है, इस तरीके से बनाया गया है। ये लाइन थी ई एफ और ऊपर वाली है हमारी ए बी। ठीक है, ये वाली है हमारी ए बी। अब इससे ऐसे करके जो ये ट्रांसवर्सल जा रही है, तो हमारा z यहाँ पे बन के आ रहा है और हमारा जो x है वो यहाँ पे बन के आ रहा है। क्या इन दोनों के बीच में आपको कोई रिलेशन दिख रहा है? तो जिन्होंने फर्स्ट ये वाली वीडियो करी है 6.2 से पहले वाली, उनको पता चल गया होगा ये कौन से एंगल्स हैं। ये हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कैसे? इसके बगल में गए, इस एंगल को तो छोड़ देना है, और उसी सेम साइड पे नेक्स्ट एंगल कौन है? z। ठीक है, तो x और z क्या हो जाएंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और दो पैरेलल लाइंस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? हमेशा इक्वल। तो क्या मैं यहाँ पे कह सकती हूँ ए बी इज पैरेलल टू ई एफ? ठीक है, बिकॉज क्यों है भाई ए बी इज पैरेलल टू ई एफ? क्योंकि ए बी पैरेलल थी सी डी के और सी डी पैरेलल थी किसके? ई एफ के। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग वी हैव एक्स इज इक्वल्स टू जेड। वाई हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये कौन से एंगल्स है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। चलो, ये स्टेटमेंट क्यों ज़रूरी थी हमारे लिए? क्योंकि अब यहाँ पे आप देखो x और y, x एंड y आर को इंटीरियर एंगल्स। क्या कोई बता सकता है कि ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स क्यों हैं? भाई आप ध्यान से देखो कि ये दोनों किस पे आ रहे हैं? पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हैं, है ना, और सेम साइड पे आने वाले इस टाइप के एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल्स। तो को इंटीरियर एंगल्स के बारे में आप क्या जानते हैं कि इनका जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं सिंस, ये सिंस का साइन है ना, सिंस का मतलब क्योंकि एक्स एंड वाई को इंटीरियर हैं, सो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री के इक्वल, है ना, 180 डिग्री के इक्वल। और हमने पहले से ही यहाँ पे लिख रखा है कि x किसके इक्वल था? z के इक्वल था। तो क्या मैं x प्लस वाई की जगह क्या लिख सकती हूँ? ये लिख सकती हूँ z प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। बिल्कुल लिख सकती हूँ। y साइड में रीजन दे दो कि x इज इक्वल्स टू z। हमने प्रूफ कर रखा है ना। अच्छा, यहाँ से हमें क्या फ़ायदा होगा? ध्यान से देखना कि भाई हमें जो रेशो दिया हुआ था ना क्वेश्चन में, y इज टू z इज इक्वल्स टू 3:7 का, मैंने क्या बोला था? कभी भी रेशो में अगर कोई चीज़ आती है, आपके पास वैल्यू आती है, तो अगर मैं y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो y की वैल्यू 3 तो बिल्कुल नहीं होगी, z की वैल्यू 7 तो बिल्कुल भी नहीं होगी। इनकी कोई एक्चुअल वैल्यू रही होगी, जब ये एक दूसरे से कैंसिल हुए होंगे तो तब जाके ये 3/7 बन गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बोलती हूँ, हर बार मैंने बोला है कि रेशियो के टाइम पे ना आप 3x और ऐसे 7x मान लिया करो, बट यहाँ पे ना मैं x नहीं मान सकती क्योंकि x तो क्वेश्चन ने पहले ही ले लिया है।
x तो अपने आप क्वेश्चन ने ले लिया है ना, तो यहाँ पे हम ना 3a बोल लेते हैं इसको, 3a और 7a। a क्या है, वो नंबर जिससे हमने कैंसिल किया होगा उन दो वैल्यूज़ को, y और z की वैल्यूज़ को, है ना, कैंसिल करके 3/7 बना होगा। चलो यहाँ पे z और y की जगह ये वाली एक्चुअल वैल्यूज़ को डाल देते हैं। तो z की जगह क्या आ जाएगा 7a और y की जगह क्या आ जाएगा 3a। इक्वल्स टू क्या ले लेंगे इसको 180 डिग्री के इक्वल। यहाँ से क्या बन जाएगा ये 10a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और a की वैल्यू क्या आने वाली है 180/10, 0 से 0 कैंसिल, a की वैल्यू आ गई 18। ठीक है, दिस इज नॉट डिग्री, ये डिग्री नहीं है, एक a जो है वो नंबर था जिससे कैंसिल आउट हुआ होगा। ठीक है, अब y और z की वैल्यू इजीली आ जाएगी। कैसे, वही हमने 3a सपोज किया था, तो इसको हम क्या ले सकते हैं 3 × 18, क्या हो जाएगा ये 18 3 54 डिग्री, है ना। अब डिग्री बोलोगे क्योंकि y जो है वो एंगल है और z भी क्या है एक एंगल है, तो 7 × 18 ये कितना आ जाएगा 7 8 56 और 7 7 प्लस 5 आ जाएगा आपका 126 डिग्री। तो z की वैल्यू जो आ गई वो 126 है और y की जो वैल्यू आ गई वो क्या है 54 डिग्री है। क्लियर है, तो ये y और z तो हमने निकाल लिया अभी तक। अच्छा, अब आप मुझे बताओ y और z निकालना था क्या इस क्वेश्चन में, हमें तो निकालना था x, तो क्या कोई दिक्कत है क्या, x इज इक्वल्स टू z तो है, x इज इक्वल्स टू z है, तो x की वैल्यू किसके आ जाएगी इक्वल z के, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी 126 डिग्री। अब ध्यान से सुनना इस बात को, यहाँ पे y को निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, फिर भी मैंने आपके लिए y निकाल दिया है। इन केस अगर यहाँ पे y भी पूछा जाता तो आपको कैसे सॉल्व करना था ये आपको पता लग गया। ठीक है, जबकि आप सीधा z निकाल के x के इक्वल रख सकते थे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल है सी डी के, ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, तो ई एफ दिख रही है आपको कि यहाँ पे इसने 90 डिग्री का एंगल बना लिया, परपेंडिकुलर का मतलब। ठीक है, अब जी ई डी हमें दिया है 126 डिग्री, तो जी ई डी कहाँ से लेकर कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल कितना है 126 डिग्री, ये पूरा हमें फाइंड आउट करना है। ए जी ई मतलब ये वाला, ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है जी ई एफ मतलब इंडिविजुअल ये वाला, ठीक है, ये वाला एंगल। इसको ना हम दूसरे कलर से ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं हम ब्लू कलर से, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये पार्ट भी आपको फाइंड आउट करना है। और लास्ट है एफ जी ई मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये तीनों आपको फाइंड आउट करना है। अभी तो मैंने यहाँ पे हॉच पॉच कर दिया, पर ये हॉच पॉच नहीं चलेगा, इसको करते हैं रब। ठीक है, अब धीरे धीरे बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ से क्या है कि ए बी अगर पैरेलल है सी डी के, हमें सबसे पहला एंगल फाइंड आउट करना है ए जी ई बोला उसने, तो ए जी ई हम बाद में फाइंड आउट, चलो बाद में नहीं पहले ही फाइंड आउट करते हैं। ध्यान से देखना, जो ये ए जी ई है ना, और ये बेसिकली जो जी ई है ना, उसको हम थोड़ा सा ना और प्रोड्यूस कर लेते हैं, तो आपको थोड़ा ना क्लियर होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर मैंने इसको प्रोड्यूस कर दिया तो क्या ये मेरी दो पैरेलल लाइंस के लिए एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रही है ना। ये दो पैरेलल लाइन है ए बी और सी डी, और जी ई इस तरीके से जा रही है, तो क्या हो जाएगी ये ट्रांसवर्सल। और आप मुझे बताओ कि ये ए जी, ये जी पॉइंट है और ई यहाँ पे है ना, तो ये ए जी ई जो एंगल है ये वाला है ना, और दूसरी तरफ ये वाला जो एंगल है जी ई डी, ये क्या है जी ई डी, क्या ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है? बिल्कुल है, और क्योंकि वो पैरेलल लाइंस पे आ रहे हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि ये जो ए जी ई एंगल था वो किसके इक्वल है, इस पूरे जी ई डी के इक्वल। तो क्या हमें जी ई डी गिवन था? हाँ जी गिवन है 126 डिग्री, तो हमारा ए जी ई तो ऐसे ही आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे लिखते हैं, ध्यान से देखना। सिंस क्या लिखेंगे, सिंस एंगल ए जी ई and angle GED are alternate इंटीरियर एंगल्स। कौन से हैं? ऑल्टरनेट हैं और इंटीरियर एंगल्स हैं। ऑल्टरनेट में एक्सटीरियर भी होते हैं, इसलिए हमेशा आपको ये लिखना ज़रूरी है कि ये इंटीरियर वाले थे। ठीक है, ये वाला ए जी ई और ये वाला जी ई डी इंटीरियर एंगल्स। सो एंगल ए जी ई इक्वल हो जाएगा एंगल जी ई डी के। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे किसके? 126 डिग्री के। सो एंगल किसके इक्वल आ गया? एंगल ए जी ई इक्वल आ गया है 126 डिग्री के।
ठीक है, पहला एंगल तो हमारे पास आ गया। अच्छा, दूसरा एंगल कौन सा है? GEF। GEF तो इसको हटाते हैं पहले। तो अब तो आपको पता चल गया कि GE क्या है हमारे लिए, ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो अब हमें निकालना है ये वाला GEF, ये वाला एंगल। अब ध्यान से देखना, देखो ये GED जो था ना, ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये है 126 डिग्री का, है ना। और 126 डिग्री में अगर मैं ये वाले पार्ट को हटा दूं, जहाँ पे मैं ये स्टिक्स बना रही हूँ, ये वाले पार्ट को हटा दूं, तो कौन सा पार्ट बच के आएगा? इधर वाला। ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या करना है कि 126 डिग्री में से ये वाला पार्ट कौन है भाई? 90 डिग्री है ये, इधर वाला पार्ट। ठीक है, ये 90 डिग्री को हमें क्या करना है? हटा देना है। हटाने का मतलब क्या होता है? माइनस कर देना है। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको? इसको लिखते हैं ऐसे कि एंगल GED माइनस कर देंगे एंगल FED को, है ना। तो ये GED में से ये वाले पार्ट को माइनस कर दिया, FED को, हमारे पास क्या निकल के आएगा? ये वाला एंगल GEF, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो GED कितना था? 126 डिग्री गिवन है क्वेश्चन में, माइनस करेंगे FED, वो भी गिवन था। क्या गिवन था भाई? उसको साफ साफ नहीं बोला, उसने बोला था EF परपेंडिकुलर है CD के, मतलब डायरेक्ट नहीं बोला है, साफ तो बोला ही है। तो EF जो है परपेंडिकुलर था CD के, इट मीन्स 90 डिग्री बना रहा था, यहाँ पर भी और इस तरफ पे भी, है ना, दोनों तरफ पे 90 डिग्री बनाएगा। इक्वल्स है किसके? GEF के। तो 126 माइनस 90 कर लेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास? 36 डिग्री इज इक्वल्स टू एंगल GEF। तो दूसरा एंगल भी निकल के आ गया हमारे पास। ठीक है, अब तीसरा एंगल रहता है FGE। तो FGE मतलब ये वाला पार्ट निकाल के देना है। ठीक है, अगेन मैं इसको रब कर रही हूँ, और ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है FGE। तो जितना ये वाला होगा उतना ही ये वाला भी तो होगा, है ना। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अब हमें फाइंड आउट करना है FGE, इट मीन्स ये वाला। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे देखना, ये FGE हमारे पास इस तरीके से, देखो मैं यहाँ पे ना फिगर से आपको समझाती हूँ ध्यान से। ठीक है, इस तरीके से हमें ये GE दी हुई है, और हमें यहाँ पे ये जो ये एंगल मिल रहा था ना, ये पूरा मिला के ये GE से लेकर ED तक, है ना। तो ये GE है हमारे, और यहाँ से लेकर ये ED तक EE बोल रही हूँ, EF वाली नहीं बना रही हूँ मैं यहाँ पे। तो GE से लेकर GE ये आपका E आ गया, और ये वाला पॉइंट हमारा D आ गया। ठीक है, तो ED पे ना ये पूरा का पूरा जो एंगल है ना, और इधर पे ये वाला जो एंगल है, ये दोनों क्या है? पैरेलल लाइंस के सेम साइड पे आ रहे हैं। इट मीन्स ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, है ना। सेम साइड पे जब इस तरीके से पेयर आता है, देखो यहाँ पे तो बहुत कंफ्यूजन लग रहा है ना। ये इस तरीके से है, ये देखो F यहाँ पे पॉइंट बना लिया हमने FGE, ये वाला एंगल रहा, है ना, ये वाला। और दूसरी तरफ उसी के ये EF अगर आप ना देखें, EF को मैंने गायब कर दिया देखो, और सीधा मैं GE से लेकर ये ED तक का अगर मैं पूरा एंगल बनाऊं, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा? पेयर, को इंटीरियर का पेयर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। देखो मैं इतना एक्सप्लेन इसलिए करती हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टाइप के बच्चे हैं जो मेरे वीडियोस को देख रहे होंगे। हो सकता है कई सारे बच्चों का कॉन्सेप्ट जो है रिलेटेड टू या बेसिक जो है वो क्लियर आउट ना हुआ हो, तो मेरा काम है हर वीडियो में या हर क्वेश्चन में एकदम बेसिक से उनको पढ़ाना, जिससे हर बच्चे को ये सॉल्यूशन जो है अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो जो बच्चे जिनको ऑलरेडी आता है वो ये सोच रहे हो कि मैम ये फटाफट बता दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे सबके लिए सोच के बनाना है। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंगल FGE, है ना, एंड एंगल GED, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये क्या है? आर को इंटीरियर, और को इंटीरियर के बारे में आप क्या जानते हैं? दैट देयर सम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल FGE प्लस एंगल GED किसके इक्वल हो जाएगा? 180 डिग्री के इक्वल। अब एंगल FGE तो हमें निकालना ही था, प्लस GED की जगह क्या गिवन है हमें? 126 डिग्री। तो ये 126 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल FGE कितने के इक्वल आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, ये कितना आ जाएगा? 10 - 6 4 7 - 2 5 54 डिग्री के
इक्वल, ठीक है। तो FGE आर्क का आ गया 54 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे और सारे कॉन्सेप्ट्स भी बहुत अच्छे से चल सकते थे। कैसे? जो ये AGE हमने निकाला था ना, AGE हमारा कितना आया था, 126 डिग्री आया था ये वाला। तो मैं 180 में से सीधा 126 को माइनस करती, क्योंकि एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन भी तो बन रहा था, ठीक है। क्या करना है हमें, देखो क्योंकि ये पैरेलल लाइंस वाला चैप्टर है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि मैं पैरेलल लाइंस से रिलेटेड वाले एंगल्स का हेल्प लेके ही आपको सॉल्यूशन समझाऊं, ठीक है। चाहो तो आप ये पूरा 180 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट लगा के भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। बहुत सारे मेथड है जिनसे आप इन क्वेश्चंस के आंसर को लेके आ सकते हो, कोई भी बच्चा कुछ भी फॉलो कर सकता है, बट वो क्या है, एग्जाम में, है ना। एग्जाम में कोई ये लिख के थोड़ी आता है कि आपको पैरेलल लाइंस वाला ही कॉन्सेप्ट लेके इसको सॉल्व करना है। आप चाहो तो आप बोल सकते हो, आप ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट भी यूज़ कर सकते हो, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, जिसमें 180 बन जाता है। जैसे ये तीन जो है 180 डिग्री बना रहे हैं, है ना, कोई इनमें से मिसिंग है तो आप निकाल सकते हो। तो इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हमें तो देखो ये वाला भी पता था, ये वाला भी पता था, हमें ये वाला निकालना था, तो हम क्या एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल भी यूज़ कर सकते थे। यहाँ पे हमें पूरा ये एंगल निकालना, ये हमें पता था, बाकी का बचा निकालना था, तो हम एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन वाला कॉन्सेप्ट भी यूज़ कर सकते थे। तो आपके लिए कोई पाबंदी नहीं है कि आपको बस वही यही यूज़ करना है, आप चाहे तो किसी भी मेथड से कर सकते हैं। ये 2 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। इफ यू हैव अंडरस्टूड बोथ ऑफ द सॉल्यूशंस, प्लीज लाइक द वीडियो। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड द चैनल yet, please subscribe to the channel. Also hit the bell icon so that you never miss any update. If you have any query regarding these 2 questions or any another question to ask, please comment me in the comment box. Till then, take care. Bye bye. Keep practicing.